हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने नीट 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने दे रहे हैं बायोलॉजी का। और बायोलॉजी में खास करके बॉटनी वाला जो पार्ट है उसका क्वेश्चंस का फिलहाल सॉल्यूशन आपके सामने दे रहे हैं। इसको वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच भी इसको हो सके तो प्रचार कीजिएगा। तो देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। वो क्वेश्चन क्लास 12 वाला पार्ट से आज क्वेश्चंस को हम लोग पहले देखेंगे। और देखिए, क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चंस कौन सा है। ये क्वेश्चंस 158 है। क्वेश्चन नंबर 158 को देखिए। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है। क्लास 12 में ये क्वेश्चन है और 12 का कौन सा, जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर्स है, इसी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है बच्चों। बड़े ध्यान से देखिएगा। कहता है कि फ्लोइंग डायग्राम, ये डायग्राम दिया हुआ है, यानी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और ये स्ट्रक्चर किसका दिया है? PBR 322 एक प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड है, 322 एक प्लाज्मिड है। तो कहता है शोइंग द रिस्ट्रिक्शन साइट, है ना, ऑफ इकोलाई, है ना, क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई का रोल को जानना है। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक्स और वाई का रोल क्या है ना। तो देखो, तो इसमें ये माम H1, ये सब जो है साल फर्स्ट, ये जो हिंड थर्ड, ये काल फर्स्ट, इको R1, PV फर्स्ट, PST1, है ना, PU भी सेकेंड, ये सब जो है ये रिस्ट्रिक्शन साइट है। ये रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि रिस्ट्रिक्शन साइट कहते किसको हैं। क्लियर है? तो रिस्ट्रिक्शन साइट बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका प्लाज्मिड है या DNA का वह पार्ट जहाँ पर इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कट करता है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। याद रखना बच्चों, जहाँ पे इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम DNA को कट करता है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिस पार्ट को काटता है उसको रिस्ट्रिक्शन साइट। तो ये सब सारा रिस्ट्रिक्शन साइट है और करस्पॉन्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको ये क्या करता है, कट करता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो ये जो PBR 322 है, ये जो पार्ट है इसमें, इसको हम लोग AMPR कहते हैं, AMPR है। और ये जो पार्ट है जिसको हम लोग TTR कहते हैं। TTR का मतलब ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है और ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में ये सब अपना है। ये PBR 322, याद रखना, जो PBR जो 322 है ये बेसिकली एक क्लोनिंग वेक्टर्स है। ये क्लोनिंग क्या है? ये जो PBR 322 है इसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ये क्लोनिंग वेक्टर है। तो फिर आपके माइंड में सवाल आता होगा कि क्लोनिंग वेक्टर कहते किसको है, कि क्लोनिंग वेक्टर है क्या? तो वेक्टर का मतलब समथिंग जो कैरी करता है। फिजिक्स में भी आप वेक्टर पढ़ते हो तो वेक्टर का मतलब होता है कैरी करने वाला, वाहक को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ क्लोनिंग वेक्टर है, यानी कोई अगर टारगेट जीन को आपने सर्च किया, कोई टारगेट जीन को आपने सर्च किया, स्क्रीन किया, फाउंड आउट किया, तो उसका कॉपी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो अब माइंड में एक सवाल आता है कि हाउ टू इंक्रीज द कॉपी ऑफ दिस पार्टिकुलर टारगेट जीन, दिस पार्टिकुलर इंटरेस्टेड जीन। तो उसको बढ़ाने के लिए स्पेशल DNA का यूज होता है और उस स्पेशल DNA का नाम क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। तो फेमस जो क्लोनिंग वेक्टर है इसका नाम क्या है? जो सबसे फेमस क्लोनिंग वेक्टर्स है इसका नाम है PBR 322। P4 क्या होता है? प्लाज्मिड। P4 प्लाज्मिड और B4 साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर, साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर। R4 देखो, इसको हम लोग रॉडरिच, ये रॉडरिच को हम लोग
क्या कहते हैं और ये स्ट्रेन का क्या है, पोजीशन है। दो साइंटिस्ट बोलिवर रॉड्रिग्स साहब ने इसको बनाया था, इसलिए इसको हम लोग PBR 322 कहते हैं। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट ये क्लोनिंग वेक्टर है जिसको यूज़ किया जाता है जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए, जीन के कॉपी को बढ़ाने के लिए। कौन सा जीन, तो कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट का बच्चों। तो देखिए, तो यहाँ पर पूरा नहीं पूछ रहा है कि क्या है, ये एक फिगर दिया हुआ है, NCERT का ये फिगर है, NCERT में ये फिगर दिया हुआ है। ये क्या है, PBR 322 एक क्लोनिंग वेक्टर्स है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर्स है। ये कौन सा वेक्टर्स है, ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर्स है। ये रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर्स है। ये रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर्स है। तो इस पूरे रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर्स को अगर बनाएं तो देखिए इस तरह से बनता है। ये इस तरह से रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर्स को हम लोग बनाते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड है। तो सब लोग जानते हो कि प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड होता है। जो प्लाज्मिड है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बेसिकली किसका पार्ट है, तो इसको हम लोग TTR कहते हैं। TTR का मतलब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। और यहाँ पर एक पार्ट हम लोग बनाते हैं और ये सपोज ये किसका, ये भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है और ये बेसिकली क्या है, AMPR है। AMPR का मतलब एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। ये दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जिसमें एक BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन साइट होता है और दूसरा साल फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन साइट है। यानी यहाँ पर जो कट होगा वो साल फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होगा। यहाँ पर भी दो रिस्ट्रिक्शन साइट है, एक का नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं PVU फर्स्ट है और दूसरा PST ये फर्स्ट है। इसके अलावा अगर इसको देखें ध्यान से तो इसमें आपको अलग अलग साइट मिलेगा। देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का हम लोग बनाते हैं। ये सपोज ग्रीन कलर का ये हरा सिग्नल हो गया और इसको हम लोग ORI कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ORI। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ ORI, origin of replication, origin of replication। जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन बिगिंस होता है उसको हम लोग ORI कहते हैं। तो ये पार्ट ORI है। तो यहाँ से होगा क्या बेसिकली, तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन सब लोग जानते हो कि किसको आखिर रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन में क्या होगा, टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा, कॉपी ऑफ प्लाज्मिड का ये कॉपी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर इस कॉपी प्लाज्मिड का बढ़ेगा, उसमें अगर आपने कोई फॉरेन DNA को डाल दिया तो उसका भी संख्या ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। सपोज ये टेट्रासाइक्लिन है और इस टेट्रासाइक्लिन में आपने क्या करा है, ये फॉरेन DNA को इसके अंदर ये डाल दिया। कौन सा DNA डाल दिया, इसके अंदर ये फॉरेन DNA डाल दिया। ये एलियन DNA है। देखो ये कौन सा DNA है, ये एलियन DNA है। एलियन DNA बोल सकते हो या इसको हम लोग फॉरेन DNA बोलते हैं, या इसको हम लोग देखो फॉरेन DNA कहते हैं। इस फॉरेन DNA को इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अगर इस प्लाज्मिड PBR 322 का अगर नंबर बढ़ेगा, इसका संख्या बढ़ेगा, तो ये फॉरेन DNA का भी संख्या क्या होगा, बढ़ेगा बच्चों। तो देखो एक ORI है जो बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरा जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम है और वो नाम किसका है, तो देखिए यहाँ पर एक और जीन होता है जिसको हम लोग रॉप कहते हैं। कौन सा जीन कहते हैं, इसको हम लोग रॉप जीन कहते हैं। देखो ये रॉप जीन है और रॉप जीन क्या है ना, तो रॉप का मतलब क्या होता है, रिप्रेसर ऑफ, इसको हम लोग रिप्रेसर ऑफ प्राइमर जीन कहते हैं। रिप्रेसर ऑफ प्राइमर जीन ये क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा।
एक्सप्रेस्ड होने का मतलब सब लोग जानते हो कि जब भी जीन एक्सप्रेस्ड होता है यानी पहला ट्रांसक्रिप्शन होता है और दूसरा ट्रांसलेशन होता है बच्चों। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा और यहाँ पर प्रोटीन बनेगा। और ये जो प्रोटीन बनेगा बच्चों, ये प्रोटीन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट ORI। ये ORI को स्टिमुलेट करेगा। क्या स्टिमुलेट करेगा ORI को? ये जल्दी जल्दी क्या करे? मेक, है ना, मेक कॉपी, ये कॉपी ऑफ प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड का कॉपी को ये क्या करे? बढ़ाए। समझ रहे? अगर आप फिगर पे आते हो, यही तो पूछा है कि देखो यहाँ पर क्या है? PVU सेकंड है, इसको हम लोग रॉप कहते हैं, इसको हम लोग रॉप कहेंगे। और ये जो X है ये ORI होगा। तो X क्या करता है? तो देखिए इसमें, तो देखो कहता है X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेसिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक। गलत बात है। ये जो है कौन सा? TTR, ये रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक है। AMPR, ये रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक है। ये ORI है यहाँ पर, ये रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक नहीं होता है। बात गलत हो गया। कहता है जीन X रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, किसको? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के नंबर को बढ़ाना, उसी को क्या बोलते हैं? कॉपी नंबर। तो कॉपी नंबर लिंक DNA, है ना, जो इसमें DNA लिंक है उसका कॉपी नंबर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। यानी X के साथ ये पूरा जीन यहाँ से लेकर वहाँ तक लिंक है, यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर पूरा ये सारे का नंबर को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। कौन? ORI। अब देखो दूसरा क्या है? तो कहता है कि Y प्रोटीन को बनाता है, इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये क्या करता है? जो रॉप है एक्सप्रेस होता है, प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन स्टिमुलेट करता है ORI को कि जल्दी जल्दी क्या कर सके? रेप्लिकेशन कर सके। तो स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है। बिना स्टिमुलेशन का कोई दुनिया में सक्सेस नहीं होता है। वह स्टिमुलेशन कोई टीचर कर सकता है, वह स्टिमुलेटर आपका भाई कर सकता है, वह स्टिमुलेशन आपके कोई रिश्तेदार कर सकते हैं, या फिर आपके माता पिता। कोई भी स्टिमुलेट जब वंस एक बार स्टिमुलेट हो जाता है तो फिर वो जीत के ही, है ना, दम लेता है। बच्चों ध्यान रखना, बिना स्टिमुलेशन का जितना बहुत ही क्या होता है? नामुमकिन होता है। स्टिमुलेशन बहुत ही ज़रूरी है अपने ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। एक सोच बनाना होता है। अगर आप सोच बनाएं कि हमको करना है तो हो जाएगा। अगर सोच नहीं बनाएंगे, खाली सोचते रहने से नहीं होता है, सोचने के साथ साथ आपको एक्शन लेना होगा। जैसे ही एक्शन लेंगे चीज़ें आपको क्या होगा? आसान होगा, मज़ा आएगा, एंजॉय करने लगिएगा और उस चीज़ का क्या बन जाएंगे? दीवाना बन जाएंगे। एक बार दीवाना बन जाइएगा फिर कहानी आपका क्या होगा? पूरा पूरा प्लेन हो जाएगा। सीधे दिल्ली एम्स आपका क्या होगा? कंफर्म होगा। जो जितना ज़्यादा दीवाना बनता है उसका उतना ही अच्छा नीट में स्कोर होता है। तो दीवाना किसका बनना है? NCERT का। देखो तो क्वेश्चन देखिए, ये भी NCERT से था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 160 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 160 को अगर देखें तो यहाँ पर ये भी किस क्लास से है? 12th क्लास से है और बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से है ना। और इस बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा प्लाज्मिड? TI प्लाज्मिड। तो समझिए बच्चों, पहले थोड़ा सा प्लाज्मिड कहते किसको है? मान ली कि बैक्टीरिया हो गया, देखिए ये बैक्टीरिया हो गया, वहाँ भी प्लाज्मिड था और यहाँ भी प्लाज्मिड हो गया। और इस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। सपोज ये बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। देखो टूमीफेसन, क्या नाम इस बैक्टीरिया का? इस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमी। ये फेसेंस इस बैक्टीरिया का नाम है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसन। ये जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसन है, इस बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से क्या है? तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर इस तरह से ये DNA है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखो इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड के अलावा इसमें इस तरह से क्या होता है? DNA होता है, सर्कुलर होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और इस DNA को हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। देखो प्लाज्मिड, तो ये न्यूक्लियोइड है, ये जीनोमिक DNA है। ये कौन सा DNA हुआ? जीनोमिक DNA है।
यही बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, जो बैक्टीरिया के सारे फिनोटाइप और जीनोटाइप को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो बैक्टीरिया का जो पूरा प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाला डीएनए है बच्चों, उस डीएनए का नाम क्या है, न्यूक्लियोइड है। लेकिन न्यूक्लियोइड के अलावा एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है, एंड दैट एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है इसका अलग अलग क्या होता है, टाइप्स होता है। अगर आप प्लाज्मिड को देखें तो प्लाज्मिड का क्या होगा, टाइप्स होगा। देखो टाइप्स बोल सकते हैं, या इसको एग्जाम्पल्स देखो। प्लाज्मिड का कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला देखिए फेमस है आर प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। या आर प्लाज्मिड रेसिस्टेंट होता है। किससे रेसिस्टेंट होता है, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होगा तो उसको हम लोग आर प्लाज्मिड कहते हैं। यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास आर प्लाज्मिड है, तो ये जो एंटीबायोटिक है, व्हाट इज एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एंटीबायोटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये बेसिकली किल करता है, इसको किल करता है, बैक्टीरिया को। लेकिन जिस बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड होगा उसको ये किल नहीं कर सकता है। आप इसको इस भाषा से समझिए कि बारिश का मौसम हो और बाहर में बारिश हो रहा हो और आप कोचिंग से बाहर निकले, कॉलेज से बाहर निकले, स्कूल से बाहर निकले, अगर आपके पास छाता नहीं हो तो आपको बारिश में क्या करना होगा, भीगना होगा या कहीं पर आपको छुपना पड़ेगा। लेकिन जिस बंदा के पास, जिस बच्चा के पास छाता होगा, आराम से वो छाता लेकर क्या होगा, बारिश में मूव करता हुआ, मुस्कुराता हुआ अपना घर, अपना लॉज, अपना हॉस्टल चला जाएगा। क्लियर है। तो जस्ट लाइक बैक्टीरिया या आर प्लाज्मिड अगर मौजूद हुआ तो ये छाता की तरह काम करेगा। तो छाता बारिश से बचा रहा है और आर प्लाज्मिड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाएगा। सपोज यहाँ पर इसको इस तरह से खेल को समझिए कि न्यूट्रिएंट मीडिया है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया। और इस न्यूट्रिएंट मीडिया में अलग अलग हम लोगों ने क्या डाला, अलग अलग बैक्टीरिया डाला। ये अलग अलग बैक्टीरिया डाला और इस बैक्टीरिया में अलग अलग ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। सपोज इसमें कौन सा प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड है। देखो इसमें आर प्लाज्मिड है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, और इस दोनों में आर प्लाज्मिड नहीं है। तो जिसमें आर प्लाज्मिड नहीं है, अगर इसमें ये कल्चर्ड होगा तो ये दोनों का क्या होगा, डेथ हो जाएगा, ये दोनों बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्यों, उसके पास आर प्लाज्मिड है, अपने आप को एंटीबायोटिक से क्या कर लेगा बच्चों, बचा लेगा। कौन सा प्लाज्मिड हुआ, आर प्लाज्मिड। उसी तरह से एक और फेमस प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड देखो है तो बहुत सारा। टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और याद रखना है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम में होता है और वनली कहाँ पर, वनली अफेक्ट, किसको अफेक्ट करता है, तो याद रखना इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में यूज होता है। और एक बहुत ही फेमस आपने नाम सुना होगा बीटी, है ना, प्लांट का, यानी बैसिलस थोरेंजिस, है ना, जो रेसिस्टेंट बीटी प्लांट, ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसको जीएम प्लांट कहते हैं। ये बीटी प्लांट को के अंदर जो क्राइजीन को डाला गया है बच्चों, याद रखना, बीटी को जो प्लांट है, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी पोटैटो, जो भी बीटी है वहाँ पर क्राइजीन को डाला गया है। और ये क्राइजीन किसके थ्रू गया है, टीआई प्लाज्मिड के थ्रू। तो देखिए किस तरह से थोड़ा सा टीआई प्लाज्मिड को होता है। देखो इस तरह से टीआई प्लाज्मिड होता है। अगर टीआई प्लाज्मिड को हम लोग देखें तो ये इस तरह से पूरा का पूरा प्लाज्मिड हुआ, ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड है, डबल स्टैंडर्ड होगा। इस प्लाज्मिड में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल जीन है जिसको हम लोग भीड़ जीन कहते हैं, ये भीड़ जीन होता है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल जीन है जिसको हम लोग ओपाइन जीन कहते हैं। देखो ओपाइन जीन, तो ओपाइन जीन क्या करता है, और बीच में क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं बीच में, ये जो दोनों के बीच है, इसके बीच में कुछ और भी जीन होता है। देखिए ये बीच में, ये इस तरह से, इसको हम लोग डीएनए कहते हैं, जिसको हम लोग कौन सा डीएनए कहा जाता है, इसको हम लोग टी डीएनए कहते हैं। और ये टी डीएनए का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर डीएनए होता है। कौन सा डीएनए,
इसको हम लोग ट्रांसफ़र, देखो बच्चों ट्रांसफ़र डीएनए कहा जाता है। ट्रांसफ़र डीएनए का मतलब, और ये कौन सा बॉर्डर, ये लेफ्ट बॉर्डर, और यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ये राइट बॉर्डर हो गया। एक लेफ्ट बॉर्डर हो गया और एक राइट बॉर्डर हो गया। लेफ्ट और राइट के बीच में ये कौन सा हो गया, टीडीएनए हो गया। तो देखो ओपाइन जीन ये एक्सप्रेस करेगा। ओपाइन जीन क्या करेगा, ओपाइन जीन का एक्सप्रेशन होगा, और जब इसका एक्सप्रेशन होगा तो इसके एक्सप्रेशन से क्या बनेगा, देखो ओपाइन प्रोटीन बनेगा। ओपाइन क्या बनेगा, प्रोटीन। और ये ओपाइन प्रोटीन क्या करेगा, ये कट करेगा, किसको, कट टीडीएनए। ये जो टीडीएनए है, इस टीडीएनए को ये क्या करता है, कट करता है। टीडीएनए को क्या करेगा, कट करेगा। कहाँ से, तो हम लोग कहते हैं लेफ्ट बॉर्डर एंड कहाँ से, राइट बॉर्डर। ये दोनों बॉर्डर से ये टीडीएनए को क्या करेगा, कट करेगा, और भीड़ जीन भी एक्सप्रेस होगा। देखो बच्चों कौन सा जीन, ये जो भीड़ जीन है ये भी एक्सप्रेस्ड होगा, और जब ये एक्सप्रेस्ड होगा तो ये एक्सप्रेशन हुआ इसका, और एक्सप्रेशन होने के बाद ये भीड़ प्रोटीन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। कौन सा प्रोटीन, ये भीड़ प्रोटीन बनाएगा, और भीड़ प्रोटीन क्या करेगा, टीडीएनए को गाइड करेगा। टीडीएनए को क्या करेगा, ये गाइड करेगा, है ना, और गाइड करके कहाँ पे भेज देगा। जब इसको गाइड करेगा तो देखो बच्चों गाइड करेगा कहाँ, और ट्रांसफ़र कर देगा किस में, देखो ट्रांसफ़र टू प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसीलिए जो एग्रोबैक्टीरियम है ना, इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड। इंजीनियर का काम क्या है, इधर से नट को खोलना, उधर से जोड़ना, ये करना, मॉडिफिकेशन, दिस एंड दैट। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये भी इंजीनियर की तरह है। हाउ दे आर एक्ट एज इंजीनियर, तो बिकॉज ओपाइन जीन एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस द ओपाइन प्रोटीन, एंड दिस ओपाइन प्रोटीन क्या करता है, तो राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर से टीडीएनए को कट करता है। जब कट करेगा तो ये जो डीएनए है, कौन सा डीएनए, टीडीएनए, यहाँ से क्या होगा, अलग होगा। टीडीएनए क्या होगा, अलग होगा, और अलग हो जाने के बाद फिर कौन सा, भीड़ जीन एक्सप्रेस होगा, भीड़ प्रोटीन बनाएगा, और जैसे ये अलग होगा उसको गाइड करेगा कि देखो तुमको किस सेल के अंदर क्या करना है, एंट्री मारना है। जैसे घर में बाराती आता है तो दूल्हा को गाइड करता कौन, बाराती वाला थोड़े गाइड करता है, जो लड़की का भाई है, लड़की का नौसे भाई है, वो उस दूल्हा को गाइड करता है कि कहाँ पे बैठना है। देखो भैया दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप लोग को क्या करना, बैठना है, होल्ड करना, नाश्ता वास्ता खाना है, फिर आपका क्या होगा, निकाह होगा। तो ये टीडीएनए जो है, इस टीडीएनए को गाइड कौन कर रहा है, भीड़ जीन गाइड कर रहा है। कहाँ तक जाने के लिए, तो हम लोग कहते हैं सेल तक जाने के लिए। देखो अब इसमें अब बात क्या है कि अगर टीडीएनए में, कल्पना करो कि टीडीएनए है, और इस टीडीएनए में हम लोगों ने अपना कोई फॉरेन डीएनए इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। क्या डाल दिया हम लोग, मान ली कि इसमें कोई बाहर का डीएनए है, मान ली कि इंट्रेस्ट, ये कौन सा जीन है, सपोज इसको हम लोग क्राइजीन कहें। ये क्राइजीन को इस टीडीएनए में क्या कर दिया, डाल दिया। तो बताइए ये क्राइजीन किसके अंदर चला जाएगा, जिस सेल को इन्फेक्ट कराओगे उस सेल के अंदर ये क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग है, कौन सा, टीआई प्लाज्मिड। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चंस में क्या है, कहते टीआई प्लाज्मिड किसमें है, एग्रोबैक्टीरियम में है। किसमें, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफ्यूसियम में। स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, ट्यूमर इनहिबिटिंग, गलत बात है। ये ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड नहीं होता है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। तो कहता है ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड, यह भी गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो होता कौन सा है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड, यह भी बात गलत है, टेम्परेचर से इस प्लाज्मिड को कोई लेना देना नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और देखो क्वेश्चन नंबर 165 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 165, ये बेसिकली क्या है, हार्डी-वेम्बर इक्वेशन के, इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके बारे में है हार्डी-वेम्बर इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन में पूछता है कि फॉलोइंग फैक्टर नॉट अफेक्ट, ये अफेक्ट नहीं करता है हार्डी-वेम्बर इक्विलिब्रियम। बेसिकली एक टर्म पढ़ना होता है जिसको हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ना होता है। कौन सा जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग जीन पूल के बारे में बात करते हैं। जीन पूल का मतलब सम टोटल जीन, याद रखना, सम टोटल जीन इन अ
पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जो टोटल जीन होता है उसी सम टोटल जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन पूल कहते हैं। क्लियर है। अब जीन पूल में क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं होता। जीन पूल में जब भी बात करेंगे तो ये जीन पूल में हमेशा ये फ्रीक्वेंसी का बात होगा। किसका बात होगा, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका, तो हम लोग कहते हैं रेसेसिव का, रेसेसिव का। और रेसेसिव के फ्रीक्वेंसी को स्मॉल ए से, और दूसरा डोमिनेंट का क्या होगा, डोमिनेंट जीन का, डोमिनेंट जीन का फ्रीक्वेंसी होगा जिसको हम लोग कैपिटल ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हार्डी-वेबर इक्वेशन में क्या कहता है, तो ये हार्डी-वेबर इक्वेशन में कहता है, ये क्या कहता है कि देखो हार्डी-वेबर इक्वेशन क्या बताता है अपने लोग को कि ये जो ए है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। या इसको स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, तब भी 1 होता है। क्लियर है, क्या होता है, तब भी 1 होता है। ए स्क्वायर बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, ए होगा। बी स्क्वायर बोले तो क्या होगा, ये बी होगा। और 2ab बोला यानी ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस। देखो ये हेट्रोजाइगस का पॉपुलेशन को बताता है, और ये किसको, होमोजाइगस को, होमोजाइगस को। और ये किसको बताएगा, ये भी याद रखना, किसको, होमोजाइगस को, होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस को बताया। अगर हम लोग कैपिटल यहाँ कर देते, देखो इसको हम लोग कैपिटल बना देते, कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए यानी कैपिटल ए स्क्वायर। ये किसको बनाता है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट को, स्मॉल बी, और ये क्या होगा, कैपिटल ए यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हेट्रोजाइगस को बताया था। तो देखो ये इसको हम लोग इक्वेशन है, और अगर ये हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, रहता है। अब कहता है कौन सा इसमें है जो किसको, हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। यानी किसी भी पॉपुलेशन में जो रेसेसिव जीन का जो फ्रीक्वेंसी है और डोमिनेंट जीन का जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो कौन कौन सा, तो पहला कहता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, देखो बच्चों क्या जानना है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से दो जीन है, ये इस तरह से है, ये ए है और ये कैपिटल बी, ये सपोज ए है और यहाँ पर देखो ये ए हुआ, समझ रहे हो बात। और दूसरा यहाँ पर ये क्या है, ये सपोज ये कैपिटल बी और ये क्या है, ये भी कैपिटल बी है। अब इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, जब इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन में क्या हो गया, अब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो देखो बदल गया, क्या बदल गया, स्मॉल ए के साथ ये कैपिटल बी हो गया, और देखो कैपिटल बी के साथ ये कौन सा, स्मॉल। तो ये दोनों क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। और ये एक्सचेंज होता कैसे बच्चों, ये रिकॉम्बिनेशन होगा कैसे बाबू, तो याद रखना ये क्रॉसिंग ओवर, कौन सा ओवर, क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है, इसी क्रॉसिंग ओवर से ये कहानी होता है, जो कि कहाँ पर, तो मियोसिस में। और मियोसिस में कहाँ पर होता है, तो एक स्टेज होता है जिसको हम लोग पैकेटीन कहते हैं। इसी पैकेटीन में है ना, प्रोफेज 1 का एक पैकेटीन स्टेज होता है, उसी स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अब बताओ अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बदल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछता है ना, कि कहता है कि किससे है ना नॉट अफेक्टेड, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिससे वेरिएशन होगा। और एक कहता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, कौन सा ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो किसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, कौन सा ड्रिफ्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब स्लोली ये जीन का क्या होता है, चेंज होना पॉपुलेशन में, उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। देखो स्लोली ये धीरे धीरे क्या होगा, स्लोली चेंज इसमें इन जीन ऑफ अ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का जीन में जो स्लोली चेंज आता है
उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। धीरे धीरे है ना, अचानक आकर आक्रमण नहीं कर रहा। जैसे इंग्लैंड जब इंडिया में आया था तो अचानक थोड़े कहा कि हम आपके देश को कब्जा करना चाहते हैं। बिजनेस करना स्टार्ट किया और करते 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 धीरे धीरे पूरे देश को क्या कर लिया, अपने मुट्ठी में कर लिया बच्चों। तो ये क्या धीरे धीरे करता है, उसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। एक होता है जीन माइग्रेशन। देखो कौन सा माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन। तो जीन माइग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जीन फ्लो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीन फ्लो कहा जाता है। जीन फ्लो का मतलब धीरे धीरे ये क्या करेगा, एक पॉपुलेशन दूसरे जगह चला जाएगा। मान लीजिए देखो ये बिहार में गर्मी बहुत है तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो जाए शिमला की ओर, तो धीरे धीरे शिफ्ट होगा ना, अचानक एक शिफ्टिंग नहीं होता। वहाँ जाएगा, वहाँ के लोगों को शादी ब्याह करेगा और वहाँ के हिमालय शिमला के लोगों को बिहार की तरह क्या कर देगा, ढाल देगा। या बिहार से आदमी अमेरिका जाए और अमेरिका में जाने के बाद वहाँ पर अमेरिका के लड़की से शादी ब्याह करे, वहाँ पर अपना फैमिली बसाए। धीरे धीरे इंडिया का कल्चर वहाँ पर क्या होगा, हावी होता चला जाएगा और फिर अमेरिका वाला क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान की तरह नाचने लगेगा। तो उसको हम लोग जीन माइग्रेशन कहते हैं। चला गया, देखो कांस्टेंट जीन पूल है ना, क्या कहता है, कांस्टेंट जीन पूल। जब जीन पूल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो फैक्टर क्या नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। बाद बाकी सारे के सारे ये इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना तो चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, ड्रिफ्ट हो रहा है तब भी चेंज हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है तब भी चेंज हो रहा है। लेकिन जब कांस्टेंट हो गया तो चेंज नहीं होगा। तो देखो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 167 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 167 ये भी क्लास 12 से है और क्लास 12 का ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो पहला एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। देखो किसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं बच्चों, देखो कौन सा सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम। ये किसको आखिर डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम ये बीमारी है, म्यूटेशन के वजह से होता है। क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन किसको कहते हैं, अगर जीन में किसी तरह का परिवर्तन आता है, जीन में अगर किसी तरह का चेंज आता है, उस चेंज को बच्चों क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो इसका अलग अलग टाइप्स होता है म्यूटेशन का। एक म्यूटेशन होता है पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, और एक जो आता है वो जीनोमिक म्यूटेशन होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ जीन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस म्यूटेशन में एक नाम है एनुपलवाइडी का। किसका नाम है, एनुपलवाइडी। तो एनुपलवाइडी में क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये चेंज होंगे। कहाँ पे चेंज होगा, तो याद रखना चेंज इन अ, कहाँ पर, पेयर। एक पेयर में अगर क्रोमोसोम चेंज हो जाए तो उसको हम लोग एनुपलवाइडी कहते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम बेसिकली होता है, कौन सा सिंड्रोम, ये जो डाउन सिंड्रोम होता है इसको हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी इन 21st देखो क्रोमोसोम। व्हाट डज द मीनिंग, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अगर इसको समझने का प्रयास करो थोड़ा सा, तो देखो हम लोग किस तरह से इसको समझाते हैं कि मान लीजिए देखो ये इस तरह से, ये पेयर्स ऑफ क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये फर्स्ट पेयर हुआ, फिर ये क्रोमोसोम हुआ जिसको हम लोग सेकंड पेयर कहेंगे, फिर इस तरह से क्रोमोसोम हुआ, ये इसको हम लोग थर्ड पेयर कहेंगे, इस तरह से क्रोमोसोम होगा जिसको हम लोग फोर्थ कहेंगे, सो ऑन होता जाएगा। और फिर देखो ये मान ले कि ये कौन सा हो गया, ये 20 पेयर हो गया, ये 20 वाला हो गया, और फिर देखो ये क्या हो गया 21 है ना, फिर ये 22 है ना, 22 हुआ, और लास्ट में ये x और क्या होगा, y होगा। देखो x और क्या हो गया, y। तो टोटल 23 पेयर होता है ह्यूमन में। इसको हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैरियोटाइप्स कहते हैं। तो कैरियोटाइप्स करना, या इसको हम लोग आइडोग्राम कहते हैं। एनसीईआरटी में फिगर दिया है कि अगर ये क्रोमोसोम का शेप के बेसिकली अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम लोग आइडोग्राम कहते हैं, कैरियोटाइप का एक टाइप है। अब देखो 21st पेयर सब जगह क्या है, पेयर पेयर है, सब जगह क्या है, दो दो करके, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सबको पेयर बोलेंगे। एक क्रोमोसोम मम्मी का है और एक क्रोमोसोम किसका है, पापा का है। तो टोटल 23 पेयर्स है।
इस 23 पेयर्स में जो 21 पेयर्स है, यहाँ पर कहानी क्या हो गया, हर जगह 2-2 था और यहाँ पर देखो कितना हो गया, 3 हो गया। देखो 1 पेयर कंटेंट कितना हो गया, जो 1 पेयर है, इस 1 पेयर में कितना क्रोमोसोम हो गया, ये 3 क्रोमोसोम हो गया। जब 1 पेयर में 3 क्रोमोसोम हो गया तो इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। और इसके वजह से बीमारी होता है जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसका अलग अलग सिम्टम्स है, उसका माथा राउंड होता है, पाम में करेक्टरिस्टिक क्रिंज होता है, माउथ हमेशा ओपन रहता है, हमेशा सलाइवा का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ये जो साइकोमोटर है, मेंटल फिजिकल, ये डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता, सही से चल नहीं पाता है। और इसको लैकडाउन साहब ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो देखो जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये कौन सा होगा, ट्राइसोमी। क्रोमोसोम कौन सा, 21 में ट्राइसोमी के वजह से। देखो थैलेसीमिया एक बीमारी है, देखो बच्चों क्या है थैलेसीमिया। जो थैलेसीमिया है, देखो थैलेसीमिया ये डिजीज है और ये किसके वजह से, म्यूटेशन के वजह से होता है। और म्यूटेशन कहाँ पर, तो हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होता है जिसके वजह से थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है जहाँ पर क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कम होता है। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर आरबीसी बनता है लेकिन नॉर्मल आरबीसी नहीं बनता। और ये जो थैलेसीमिया है यहाँ पर आरबीसी बनता ही नहीं है, बनेगा बहुत लिटिल अमाउंट में, रेगुलर इंटरवल में उसको ब्लड सप्लाई करते रहना पड़ता है। 2 तरह का थैलेसीमिया होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, देखो एक हो गया अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरा जो बीमारी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। देखो बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया किसके वजह से, तो हम लोग कहते हैं अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। ये अगर क्या हो जाए, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन लेस अमाउंट में हो जाए, लेस अमाउंट में क्या हो जाए, सिंथेसिस हो जाए। तो आपको लगेगा कि लेस अमाउंट में सिंथेसिस क्यों होगा, तो एक्चुअली में जो हेमोग्लोबिन आप देखते हो, देखो आरबीसी को अगर आप देखेंगे, इसको देखेंगे, एक आरबीसी को देखेंगे तो इस तरह से आरबीसी होता है और इसके अंदर पिगमेंट होता है, इसके अंदर पिगमेंट है और इस पिगमेंट को हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। पिगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, हेमोग्लोबिन, जिसमें एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और दूसरा ये बीटा पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, चेन होता है। ध्यान रखना बच्चों, आरबीसी है, ये क्या है, रेड ब्लड सेल है। इस आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, पिगमेंट है, हेमोग्लोबिन है, एक में अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अल्फा का अमाउंट कम बने तो उससे जो थैलेसीमिया तो होगा उसको हम लोग अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। तो माइंड में सवाल है कि इसका सिंथेसिस कम होगा क्यों, तो देखो म्यूटेशन हो जाता है, किसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं HbA1 एंड HB क्या बोलते हैं A2 में। HbA1 और HbA2 ये 2 जीन है, ये दोनों जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो इसके म्यूटेशन होने से ये क्या हो जाता है, अल्फा थैलेसीमिया होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्या पूछा, अल्फा थैलेसीमिया पूछा है। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है ये बेसिकली किसके वजह से होता है, तो देखो 16 नंबर क्रोमोसोम। अब देखो इतना, ये जो है दोनों जीन कहाँ पे होगा, ये दोनों जीन देखो बच्चा, ये दोनों जो जीन है ये प्रेजेंट होगा किसमें, ये दोनों जीन क्रोमोसोम 16 में क्या होता है, उपस्थित होगा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि क्रोमोसोम होगा 23 पेयर होगा, 23 पेयर में 22 तो ऑटोसोमल होता है और एक एक्स एंड वाई होता है। तो ये जो आपका ऑटोसोमल पेयर है उसी में से एक आपका क्रोमोसोम कौन सा, 16 है। तो 16 क्रोमोसोम में 2 जीन है, HbA1 और HbA2। अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो यानी ये मामला क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया का होगा। उसी तरह देखो बच्चों कौन सा है, बीटा थैलेसीमिया। ये जो बीटा थैलेसीमिया है ये बेसिकली किसके वजह से होता है, अगर बीटा थैलेसीमिया को देखें तो ये बेसिकली ये क्या होगा, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन,
देखो कौन सा, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका सिंथेसिस कम हो जाए, है ना, इसका सिंथेसिस क्या होगा, इसका सिंथेसिस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तब उससे बीमारी होगा जिसको हम लोग बीटा थैलेसीमिया। तो अब ये क्यों होगा, तो म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन किस में होगा, म्यूटेशन इन, देखो HbA में, किस में होता है, HbA में होता है, म्यूटेशन हो जाता है बी में, HB क्या बोलते हैं इसको, HbB एक जीन है ना, इसी जीन के म्यूटेशन के वजह से अब ये जीन किस में होगा, तो क्रोमोसोम 11 में होता है बच्चों। देखो अल्फा किसके वजह से, 16 के वजह से, और बीटा किसके, क्रोमोसोम 11 के वजह से। क्रोमोसोम 11 में HbB जीन होगा, इस जीन में म्यूटेशन होगा तो बीटा नहीं बनेगा, बीटा नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बन पाएगा, आरबीसी नहीं बन पाएगा तो खून का कमी हो जाएगा, उसको हम लोग बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पहला अल्फा थैलेसीमिया, तो क्रोमोसोम कौन सा होगा, अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 होगा, बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 होगा। अब देखो एक और बीमारी है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, देखो किसको हम लोग क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं, देखो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, किसी भी अगर सेल को देखे और सेल का ये न्यूक्लियस है, सेल के अगर न्यूक्लियस को देखो तो यहाँ पर क्या होता है, 2A ऑटोसोम होता है और नॉर्मल XY होगा। अगर XY हुआ तो मेल हो गया। फिर अगर इसी तरह से सेल बनाए और इस सेल का ये न्यूक्लियस बनाए, इस न्यूक्लियस में क्या लिखे, 2A लिखे, और देखो XXY हो गया, देख रहे हो, XY है तो सिर्फ क्या हो गया, मेल। अब XX है तो कौन सा करेक्टर होगा, फीमेल, और Y है तो कौन सा होगा, मेल, यानी ये क्या होगा, ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांसजेंडर यानी मेल भी होगा और कौन सा होगा, ये मेल भी हो गया और फीमेल भी हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं कि बाइसेक्सुअल, कुछ कुछ मेल करेक्टर कुछ कुछ फीमेल करेक्टर होता है, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, जिसको हम लोग क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, नॉर्मली कितना होना चाहिए, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ह्यूमन में 2n बराबर क्या होता है, 46, तो यहाँ पर 2n बराबर क्या होगा, 46 + 1 होगा, तो यानी 2n बराबर कितना होगा, 47 होगा। तो यहाँ पर 47 क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन, तो कहता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, तो कहाँ पर हो गया, देखो एडिशनल, देखो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एक एडिशनल कौन सा आ गया, X डबल हो गया, एक X क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए मेल फीमेल दोनों करेक्टर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो देखो A का कौन सा हो गया, A का 3 हो गया, देखो 3 हो गया, और B का 4 हो गया, C का 1 और D का क्या हो गया, 2 हो गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने देखा आज के सेशन में कि किस तरह से क्वेश्चन 12 से उठाया है, खासकर बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स से क्वेश्चंस को उठाया है। खूब अच्छे से इस क्वेश्चंस को देखते रहिए, क्वेश्चंस को बनाते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए और नीट का दीवाना बनते रहिए और एनसीईआरटी से मोहब्बत करते रहिए, सो दैट कि आपका नीट में बायोलॉजी में 360 में 360, फिजिक्स में 180 में 180 और केमिस्ट्री में भी 180 में 180, जिससे आपका 720 नंबर क्या हो जाए, नीट में आ जाए और दिल्ली एम्स आप पहुँच जाओ, IIT खड़गपुर पहुँच जाओ, यही मेरा शुभकामना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।